हिंदुस्तान की सेना का जोशीला वो ऑफिसर, और पहले ही अटैक में उनकी सफलता होती है और फिर लास्ट में अपने कमांडिंग ऑफिसर को कहते हैं, सर ये दिल मांगे मोर। वहीं पर अचानक से बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके दूर जा करके गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, कारगिल की जीत का पहला जो शुरुआत हुई थी तोलोलिंग टॉप से, उस लड़ाई का भी हिस्सा था। और जो इस लड़ाई की समापन टाइगर हिल की जीत से हुई, उसका भी एक हिस्सा था। ये मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स के लिए बहुत बड़ा ये नाम और ये सौभाग्य की बात है। तो फौज 9 महीने की आग की ट्रेनिंग की भट्टी में इसलिए तपाती है ताकि एक सिविलियंस के भाव और भावनाएं फौजी के रूप में परिवर्तित हो जाएं, क्योंकि फौजी राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। जब कोई योद्धा अपनी क्षमताओं की सारी सीमाएं लांघ जाता है तब वह वीर कहलाता है, और जब कोई वीर वीरता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तब वह परमवीर कहलाता है। 19 साल का एक लड़का शरीर में 22 गोलियां खाकर सिर्फ इसलिए लड़ता है ताकि उसके देश, उसकी मिट्टी, उसके भाइयों पर कोई आँच ना आए, तब कहीं जाकर वो लड़का परमवीर योगेंद्र सिंह यादव कहलाता है। नमस्कार, मैं हूँ विष्णु पांडे और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज हमारे साथ मौजूद हैं कारगिल के हीरो योगेंद्र सिंह यादव जी। जय हिंद सर। जय हिंद। कहाँ से चढ़ा देशभक्ति का खुमार? ये देशभक्ति का खुमार घर से ही चढ़ा, क्योंकि पिता 65 और 71 के युद्ध को लड़ चुके थे और उस युद्धों की दास्तानों को, कहानियों को अपने दोस्तों को बताया करते थे। हम बच्चे थे तो बैठ करके सुनते थे। फिर स्कूल के अंदर किताबों में ऐसे ही शूरवीर योद्धाओं की कहानी को पढ़ा, तो वो पढ़ने से, सुनने से फिर वो ऐसा मन के अंदर भाव जागृत हुआ कि फ़ौज में जाना है। क्योंकि कभी कभी पिता बताया करते थे कि हम जो युद्ध के मैदान में चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं, न खाना मिलता है, न सोना मिलता है, सिर्फ लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है। तो बस वो लगा कि उन परिस्थितियों को जीना है, उन परिस्थितियों को देखना है, उनको जीने के लिए बस भाव जागृत हुआ, फौज में जाना है और युद्ध लड़ना है। 6 क्लास के अंदर ये भाव जागृत हो गए थे जी। बस इस भाव को जागृत करते पढ़ते रहे। 16 साल 5 महीने की अवस्था में फौज में भर्ती होकर के चले गए जी। तो अब कौन सी रेजिमेंट में हुए थे? भर्ती के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, मैं ग्रेनेडियर रेजिमेंट में हुआ था। और ग्रेनेडियर रेजिमेंट एक ऐसे वेपन, ग्रेनेड वेपन पर है कि, और इसमें ऑल इंडिया ऑल कास्ट्स, पूरे भारत की संस्कृति को हमारे रेजिमेंट में देखा जा सकता है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर के राजस्थान तक हर प्रदेश के लोग हमारे रेजिमेंट में हैं। इसी की 18वीं बटालियन में मुझे जो है पोस्टिंग किया गया। और ये रेजिमेंट ऐसी बहादुर रेजिमेंटों में से एक है इंडियन आर्मी की, जिसको आज़ादी से पहले 5 विक्टोरिया क्रॉस और आज़ादी के बाद 3 परमवीर चक्र, 7 महावीर चक्रों से सम्मानित किया हुआ है। ये बड़ी डेकोरेटेड पलटन है। इस पलटन का सिपाही होने के नाते मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला। और इसी रेजिमेंट के CQMH अब्दुल हमीद की कहानी को 6 क्लास में पढ़ा था जी। तो फौज की ट्रेनिंग तो आग की तप्त भट्टी होती है, और आग का जब हम नाम सुनते हैं, आग जलाती नहीं, पिघलाती भी है। जिस तरह के जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट अपने जीवन में देखते हैं, ये आग में पिघल करके एक नए रूप में परिवर्तित हुए। तो फौज 9 महीने की आग की ट्रेनिंग की भट्टी में इसलिए तपाती है ताकि एक सिविलियंस के भाव और भावनाएं फौजी के रूप में परिवर्तित हो जाएं, क्योंकि फौजी राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। जब अपने बदन पर वर्दी पहनता है, वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है, वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन और पुनीत वो वर्दी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा वो वर्दी है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है, जिसको पहन करके पल भर में वो अपने आप को हमारे लिए
और इस राष्ट्र के लिए कुर्बान कर देता है। ऐसी पावन और पुनीत वो वर्दी है। उस वर्दी को पहन करके पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता गया नहीं, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहाँ पर भेजा था। हम अपने सपनों को आंखों से देखते हैं। जिस दिन हम अपने सपनों को हृदय से जीना शुरू कर दें तो वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहे गुरु जब हमारे सपनों में शामिल हो गया तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि हमारे सपनों को साकार होने से रोक सके। इन आंखों से सिर्फ उतना देखा जा सकता है जितना देख सकते हैं, लेकिन वो हमारा परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जीवन के पथ को देख सकता है। उसको मालूम था कि उस श्रीनगर कश्मीर की धरती पर कुछ दिन के बाद एक बड़ा युद्ध होने वाला है और बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बड़ा जरूरी होता है जी, ताकि हम बड़े युद्ध को लड़ने लायक बन सकें, अपने आप को इतना और ट्रेनिंग कर सके, इतना अपने आप को सशक्त और समृद्ध कर सके। तो ये 17-18 साल का बच्चा उन्हीं अपनी टीम के साथ कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, वादियों में मिलिटेंट और टेररिस्टों के साथ युद्ध लड़ता हुआ घूमता चला जा रहा था। उसी समय, क्योंकि समय तो अपनी गति से चलता है, तो वर्ष 1998 में जब भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनको यह आभास और एहसास हुआ कि दोनों मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। तो उन्होंने शांति का पथ अपनाया। और सच है, अगर जहां शांति होगी वहीं उन्नति और प्रगति होगी। विश्व की उन्नति और प्रगति के लिए विश्व में शांति चाहिए और राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए राष्ट्र में शांति चाहिए। एक व्यक्ति की इंडिविजुअल उन्नति और प्रगति के लिए व्यक्ति के अंदर भी शांति चाहिए। तो उसी शांति को कायम रखने के लिए लाहौर बस यात्रा समझौता एक्सप्रेस शुरू हुई, लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों के आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों मुल्कों की आवाम के लिए कल्याणार्थ कार्य किए जा सकें। तो उसने कारगिल, बटालिक, द्रास, तुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता था। -60, कल्पना कीजिए। उत्तर भारत और नॉर्थ ईस्ट भारत में कुछ जगह पर माइनस में टेम्परेचर जाता है। राजस्थान के एक चूरू डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सर्दियों में माइनस टेम्परेचर जाता है। बाकी दक्षिण भारत, मध्य भारत का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर माइनस का टेम्परेचर जाता है। हम दिल्ली और आसपास के इलाके में जहां 4 या 5 डिग्री टेम्परेचर जाता है, सारे संस्थान बंद हो जाते हैं। हम घरों में अपने बिस्तरों में दुबके रहते हैं। लेकिन उस समय भी हमारे गांव का, शहर का बेटा और बेटी आज भी अपने उन्हीं -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के उन सरहदों पर हमारे लिए और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे होते हैं। हमारे युवाओं को, हमारे देशवासियों को, ताकि इस देश का युवा पढ़ लिख करके अपने कैरियर को बनाए, इस देश के लोग अपने ऑफिसों में बैठ करके एक अच्छे व्यापार, अपने देश को इकोनॉमिक तौर के ऊपर मजबूत बनाए, बिजनेसमैन अच्छा सा अपना बिजनेस कर सके। इस सोच के साथ वो दिन रात उस -60 डिग्री में टेम्परेचर में खड़ा होता है। तो वो इस तरह से अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है और निष्ठा के साथ में वो ड्यूटी करता हुआ चला जाता है। जी, तो सर, कश्मीर से कारगिल के वॉर जोन में पहुंचने का सफ़र क्या था? हाँ, एकदम से अचानक से वर्ष 1999 मई 1999 को अचानक से आदेश मिला द्रास पहुंचना है, कारगिल पहुंचना है। क्योंकि हमारे देश में वर्दीधारी ही राष्ट्रभक्त नहीं, बिना वर्दीधारी भी बड़े राष्ट्रभक्त हैं। जी, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह, इन्होंने कोई वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन अपने मन के अंदर इस देश का वो तिरंगे की वर्दी पहनी हुई थी। तो वहाँ पर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी फ़ौज को बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। उसी फौज की उनकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर कारगिल शुरू हुआ। मई से लगातार बम्बारमेंट शुरू हो गया था। मेरी बटालियन कश्मीर वैली में थी, हमें भी अचानक से द्रास भेजा गया। द्रास में 22 दिन हम तोलोलिंग पहाड़ी पर लड़े। उस समय 26 साल पहले
रात का टेम्परेचर -20 था। हिंदुस्तान के जवान पहले मौसम से लड़ रहे थे, फिर उसके बाद दुश्मन से लड़ रहे थे। और इतनी सुविधाएं भी नहीं होंगी जितनी हाँ, नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतने, क्योंकि इतनी बर्फीले इलाकों के अंदर स्पेशल क्लोथिंग चाहिए, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन नहीं, कोई समय ही नहीं था। नाइट विजन भी तो आ गए हैं वो तो सब। उस समय तो इतना नहीं टेक्नोलॉजी थी, नहीं इतने अच्छे इक्विपमेंट थे, तो बस एक जोश, जुनून और जज्बा, यही कारगिल के युद्ध को जीतने का मूल मंत्र था। और इसी जोश और जुनून जज्बे से फौज लड़ती रही और उन्होंने वो कर दिखाया जो पूरी विश्व की सेना शायद नहीं कर पाती। जी, आपको बता दें कारगिल की लड़ाई ऐसी लड़ाई है कि जो दुश्मन था वो हमसे ऊंचे पे बैठा हुआ था और हम नीचे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे ऊपर अगर पत्थर भी फेंक के मारेंगे तो वो गोली के जैसे लगेगी। तो सर के पास आते हैं। सर, थोड़ा सा कारगिल का उस वॉर जोन के बारे में बताइए। कैप्टन सौरभ कालिया से शुरू हुई जो भी चीज़ें, वहाँ से थोड़ा सा विस्तार से। हाँ बिल्कुल, जो है क्योंकि एक जब वहाँ के बकरवाल ने जी जब ऊपर की तमाम सूचनाएं दी, तो शुरुआत में तो कोई ऐसा, क्योंकि हमारी फ़ौज का लगातार वहाँ पे डिप्लॉयमेंट था, तो शुरुआती में वो खबरों पे यकीन नहीं किया गया। लेकिन फिर जब खबरों पे यकीन किया गया तो कैप्टन सौरभ कालिया की टीम उन खबरों को चेक करने के लिए, देखने के लिए गई। जब देखा तो उनकी टीम को पूरा कैप्चर कर लिया गया। उसकी टीम से कोई भी संपर्क नहीं हुआ, तो दूसरी टीम भेजी गई। दूसरी टीम के कुछ जवान बच करके आए और तब उन्होंने ऊपर की तमाम सूचनाओं से अपनी नीचे वाली टीमों को अवगत कराया। और किस तरह से पाकिस्तान के जवानों ने हमारे कैप्टन सौरभ कालिया साहब के साथ में जो टीम थी उसके डेड बॉडी को छत विछत करके दिया है, इससे सेना ही नहीं पूरा देश एक बदले की भाव में जल उठा था। तोलोलिंग पहाड़ी पर हम 22 दिन तक अलग अलग फौज को अलग अलग टास्क दे दिया गया है। 3 ग्रेनेडियर को सबसे पहले द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी, ये तोलोलिंग पहाड़ी वो पहाड़ी है जो कारगिल के जो वार मेमोरियल इसी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ जी। ये पहाड़ी नेशनल हाईवे श्रीनगर टू लेह से बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर हमने 22 दिन युद्ध लड़ा और 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को शहादत उन्होंने दिया। तब जाकर के 12 जून 1999 को इस पहाड़ी पर हिंदुस्तान की फौज ने पहली सफलता के रूप में ये पहाड़ी को पुनः प्राप्त किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे हिंदुस्तान की सेना के तमाम रेजिमेंट टुकड़ियों ने अपने अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक जीत का नया परचम, नया इतिहास लिखना शुरू कर दिया। आप जानते होंगे कैप्टन विक्रम बत्रा को। जी। तो हमारी तोलोलिंग की जीत के बाद उन्होंने ही आगे की पहाड़ियों के ऊपर 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, तो वो एक नया जो हिंदुस्तान की सेना का जोशीला वो ऑफिसर, और पहले ही अटैक में उनकी सफलता होती है और फिर लास्ट में अपने कमांडिंग ऑफिसर को कहते हैं, सर ये दिल मांगे मोर। ये उनका एक जो दिल मांगे मोर का जो नारा था पूरे विश्व के अंदर, कितना कि हमें और चाहिए, है ना, लड़ने के लिए हमें और ऑब्जेक्टिव दीजिए। तो ये एक हिंदुस्तान के बेटों में ही ताकत हो सकती है, हिंदुस्तान के शेरों में वो ताकत हो सकती है कि वो एक के बाद एक, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, एक के बाद एक कुर्बानियां होती चली जा रही हैं, लहू लुहान उनके साथी होते चले जा रहे हैं, लेकिन चेहरों पर डर की शिकस्त नहीं थी, बल्कि कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के उन पहाड़ियों पर अपने लहू से एक हिंदुस्तान का नया इतिहास लिखते चले जा रहे थे। जी। ठंड के महीने में अक्सर होता है कि हमारे पैर में छोटी सी भी चोट लग जाती है सोफे के कोने से, तो हम एकदम से सिहर जाते हैं। आपको बता दें कि सर के शरीर में 22 गोलियां मारी थी पाकिस्तानी सैनिकों ने। सर, क्या वाकया था, कैसे? हाँ, 22 नहीं 17 गोलियां लगी थी, और ये 17 गोलियां ये शायद ईश्वर का दिया हुआ कुछ प्रसाद है। और ये एक जब युद्ध में जाएंगे तो कुछ ना, क्योंकि वहाँ फूल नहीं बरसते हैं, वहाँ गोलियां और गोले बरसते हैं।
जान भी जाएंगी, जख्म भी लगेंगे। तो उसको सहन करना एक सैनिक का कर्तव्य भी है। नुकसान को भी सहना और खुद के ऊपर लगे हुए जख्मों की पीड़ा को भी सहना, वो एक सैनिक के लिए सहना उसकी ताकत सामर्थ्य है। भगत सिंह ने अपनी एक डायरी में लिखा था, जो सीने पर जो ये जख्म है, ये जख्म नहीं फूलों के गुच्छे हैं। और लोग कहते हैं हमें पागल, तो मैं कहता हूँ पागल है और पागल ही अच्छे हैं। तो ये जो जख्म के जो गुच्छे हैं, ये एक सौभाग्य से मिलते हैं। ये जख्म ऐसे नहीं मिल पाते। माँ भारती की सेवा में, माँ भारती के आंचल पे अगर एक भी लहू की बूंद उसके आंचल को साफ करने में शामिल, जो आपकी बूंद उसमें शामिल हो जाए, तो आपके जीवन का मूल्य सार्थक हो जाता है। मुझे उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर अपने लहू की बूंदों को बहाने का सौभाग्य मिला। 7 जवान उस पहाड़ी पर हम लड़ रहे थे। 7 जवान 5 घंटे तक लड़े और एक टीम के रूप में लड़े। मेरा प्लेटून हवलदार मदन हमारा टीम लीडर था उस समय। 5 घंटे तक उनकी लीडरशिप में लड़ते रहे। और सामने कितने थे? सामने 150। 150 के सामने आप 5 लोग, 7 लोग। लेकिन डरे नहीं जी। हिम्मत नहीं हारी, निडरता से, साहस से, विश्वास से लड़ते रहे। और 5 घंटे लड़ते लड़ते फिर वो दृश्य, वो परिस्थिति भी सामने आई जो आज तक सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने देखा नहीं, उसको जिया है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए, अपनी फील्ड पट्टी की पॉलिथीन फाड़ने के लिए, उसका हाथ यहाँ तक जाता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है और उसका सर निकल कर के बाहर चला जाता है। मैं हाथ पकड़ता हूँ, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द नहीं बोलता। बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी रूममेट था, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? बस यही उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी दौड़ करके आता है और वहीं पर अचानक से बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके दूर जा करके गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी। मैं देख रहा था कि उस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी। वो धड़ 2 कदम तक चला, फिर जमीन पर गिर गया। एक और साथी आगे बढ़ा, एक और बम वहाँ पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। ये भी शरीर के अंग कट करके जमीन पर गिरते हैं। इस तरह से उछलते हैं, तड़पते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी माँ भारती के आंचल में अपने आप को समाहित कर चुके थे, अपने प्राणों को इस राष्ट्र पर कुर्बान कर चुके थे। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। अच्छा, पाकिस्तानियों को लगा कि आप भी मर गए? हाँ, उनका जो कमांडर था अपने साथियों को बोला जरा इनको रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। अच्छा। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में जब गोलियां मारने लगे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी। सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ गोलियां मारी, पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे, बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे, ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाए। चुपचाप सब कुछ बड़ा सहता रहा, देखता रहा। बहुत देर तक सहा। फिर उनके कमांडर ने पुनः बोला, इनके हथियार उठा लो, नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। जब ये वाक्य मेरे कानों तक पड़े तब लगा मुझे आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाए। तब ऊपर से एक ही प्रार्थना करी ऊपर वाले से, मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सच है। अगर निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहि गुरु को याद करते हैं, वो शक्ति तो साक्षात खड़ी हो जाती है। वो दोबारा से जब गोली मारने लगे, नज़दीक आया,
उसने बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम चला और रुक गया। उसके रुकते ही मेरे मन में लगा कि शायद इसको पता चल गया मैं जिंदा हूँ। मैं सोच रहा था तब तक तो वापस मुड़ते उसने राइफल ऐसे सीने की तरफ करी, तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखी साईं मार सके ना कोई, और इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती। उसने दोबारा से जब गोली मारी, यहाँ सीने की तरफ चले, यहाँ पर्स रखा था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा, और जब गोली चली तो सिक्कों पे लगी और रिकॉर्ड हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से लगा मैं मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के जब हथियार उठाया, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब मुझे चेतना लगा मैं तो जिंदा हूँ। फिर अंतर्मन से आवाज़ आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा, तो मरेगा भी नहीं। पहले हैंड ग्रेनेड से हमला किया, फिर उसी की राइफ़ल को उठाया, राइफ़ल से फायर किया और 4-5 पाकिस्तानियों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया। अलग अलग पत्थरों से फायरिंग किया, उनको ये आभास और एहसास दिला दिया यहाँ हिंदुस्तान का अकेला सैनिक नहीं है, बल्कि नीचे से रीइंफोर्समेंट दूसरी टुकड़ी चढ़ाई है। उनके पैर उखड़ गए, वहाँ से भाग खड़े हुए, 4-5 मीटर तक रेंग तक घिसटता हुआ आगे गया। 4-5 मीटर तक पैर में तो आपके गोली लग गई है, आप चल ये नहीं पूरा पैर की मसल्स निकल गई थी, हाथ की पूरी हड्डी निकल गई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। कुछ सर घर वालों का, घर परिवार, दोस्त नहीं, किसी के वहाँ परिवार वही परिवार होता जो साथ में होते हैं जी, जो साथी है, जो बड्डी है जी, वही उसकी सब कुछ है, वो बड्डी उसका। फौज लड़ाई में बंदूक, कंधा और साथी, जी। इन 3 के सिवा और कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, यही होते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे ताकत देने के लिए। और यही तभी तो जयशंकर प्रसाद ने कहा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धाराएं प्रतिकूल न हो। अरे नदी की दरहा के साथ साथ तो कोई भी चल सकता है। जब आपके हाथ ना हो, पैर ना हो, फिर भी आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, तब आपकी सामर्थ्य और शक्ति का पता चलता है। जो आपने सीखा है, जो परमात्मा ने दिया है, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं कि नहीं, तभी तो पता चलता है। तभी तो हमें उस स्टेज तक अपने आप को उस काम में समा देना चाहिए। जी। यही मुझे मौका मिला। फिर वहाँ से आप नीचे आए? बिल्कुल नीचे आया और अपने साथियों को इन्फॉर्म किया। उसी इन्फॉर्मेशन के आधार के ऊपर हमारी फौज ने दोबारा से हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यूटर्न था और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। कारगिल की जीत का पहला जो शुरुआत हुई थी तोलोलिंग टॉप से, उस लड़ाई का भी हिस्सा था, और जो इस लड़ाई की समापन टाइगर हिल की जीत से हुई उसका भी एक हिस्सा था। ये मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स के लिए बहुत बड़ा एक ये नाम और ये सौभाग्य की बात रही। तो सर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि डर क्यों नहीं लगता इतनी ऊंचाई पर? क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जो ट्रेनिंग इतनी आत्मीयता से करते हैं, लड़ाई जो ट्रेनिंग है, क्या है, ट्रेनिंग आत्मविश्वास पैदा करती है, आत्मबल बढ़ाती है। हम जब आत्मबल बढ़ता जाता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में लीडरशिप ट्रेनिंग, हमें वेपन ट्रेनिंग, इक्विपमेंट ट्रेनिंग, जो भी हमारे पास साजो सामान है उसको जब चलाने में सामर्थ्य हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास और भरोसा करने लगते हैं, तो डर अपने आप खत्म होने लगता है। और ऐसे रिलेशनशिप होती है जैसे पिता और पुत्र की, माँ और बेटी की। माँ के पास, पिता के पास बच्चे को कभी डर नहीं लगता है जी। तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ में हम रहते हैं। तो सर वहाँ पे आपके साथ जो शहीद हुए, जिन लोगों आपने खोया, उनके परिवार से मिलने के बाद कैसा लगता होगा आपको? हाँ, क्योंकि मुझे पिछले साल 300 उन फैमिलियों से मिलने का मौका मिला जो कारगिल में शहीद हुई। और क्योंकि जब हमले के लिए चलते हैं ना, तो कमांडर क्या कहता है कि लास्ट लेटर लिख दो। उस समय तो मोबाइल नहीं थे, लेटर ही थे। तो लास्ट लेटर में हम क्या लिख सकते हो? हम ठीक है, अब अपना ध्यान रखना।
लेकिन ये मस्तानों का, दीवानों का टोला जब चलता है, पता है 200 मीटर दूर शायद तू जिंदा नहीं रहेगा, तेरी मौत है वहाँ पर, लेकिन फिर भी चेहरे पे शिकस्त नहीं, हंसते मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं, अरे अगर मैं मर गया ना तो एक काम करना, मेरे घर जाना, देखना मेरे बच्चे, मेरी माँ क्या कर रही है। मैं खुश नसीब हूँ कि उन 300 परिवारों से मिला, उन वीरांगनाओं से मिला, उन माँओं से मिला, उन बेटियों से मिला, उन बेटों से मिला, उन पिताओं से मिला जिन्होंने अपने पति को, अपने पिता को, अपने बेटे को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया। शायद वो मेरे से बात नहीं, हमसे बात नहीं कर रहे होंगे, शायद अपने घर से भी बात कर रहे होंगे। किसी के 1 महीने का पेट में गर्भ था, किसी के 1 महीने का बच्चा था, किसी के 1 साल का बच्चा था। किसी ऐसी भी फैमिली मिली जिस दिन उसके पति की बॉडी उसके घर पर आई, उसी दिन उसके बच्चे ने जन्म लिया। ऐसे बच्चे भी मिले कि जो फौजी गाड़ी गांव में उनके पिता की बॉडी को लेकर के गई, उसी पर खेल खेल में लटके हुए हैं, और फौजी जो गाड़ी में बैठा है उससे दादाजी का नाम पूछता है और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहते हैं। ऐसी फैमिलियों से मिला, लगा उनसे फैमिलियों से कि सच में ये राष्ट्र की देवियां हैं, सच में ये राष्ट्र का विश्वास और भरोसा शक्ति है। और मैं उनको युवाओं के बीच खड़ा करके यही बोला कि ये वो वीरांगना है जो 20-22 साल की अवस्था में अपने पति को राष्ट्र पर कुर्बान कर देती है। देश और दुनिया के लिए 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस यानी कारगिल का युद्ध बंद हो गया, इनके जीवन का युद्ध शुरू हुआ था। 26 साल इस जुलाई को हो जाएंगे, 26 साल ये अपने जीवन का युद्ध लड़ती चली आ रही हैं और निडरता के साथ लड़ रही हैं। साहस और विश्वास की ये प्रतिमूर्तियां हैं। इस राष्ट्र को इनका सम्मान करना चाहिए। जी, वो युद्ध तो खत्म हो गया पर उनका युद्ध अभी तक चल रहा है। बिल्कुल जी। कारगिल के युद्ध में 4 और योद्धाओं को परमवीर चक्र मिला था, विक्रम बत्रा जी, मनोज पांडे जी, आपको और राइफलमैन संजय जी को। सर बाकी तीनों की भी कहानियाँ एक बार। बिल्कुल। जो हमारे 111 GR के कैप्टन मनोज कुमार पांडे खालूबार के अंदर एक ऐसी जगह, अपने कंपनी कमांडर होने के नाते अपनी बटालियंस को एक जो लीडर के बिना जो, क्योंकि टीम के साथ फौज काम करती है, इंडिविजुअल कोई वर्क नहीं होता, और ये कंपनी कमांडर थे और कंपनी कमांडर होने के नाते गोरखा राइफल्स की कंपनी को कमांड कर रहे थे। सीओ इनके जो है बोल रहे हैं, बोला मनोज थोड़ा देख करके, बोला सर मुझे देखने वाले मेरे ये 120 जवान हैं। 120 ऐसे जवानों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर भरोसा जो होता है ना, यही तो ताकत देता है। और ये इन्होंने लास्ट में कहा था, बोला सर लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले अगर मेरी मृत्यु भी आ जाएगी तो मैं मेरी मृत्यु को भी मौत दे दूंगा। और इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और अपने आप को फिर राष्ट्र को कुर्बान कर दिया। ये इस तरह के इन्होंने अपने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया। 13 जैक, ये दिल मांगे मोर, बत्रा जी, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर, संजय कुमार, ये उसी कंपनी के एक सिपाही। अच्छा, बत्रा जी की कंपनी के सिपाही। हाँ, संजय कुमार जी। संजय कुमार जी दोनों एक पहला जो टास्क था, उन्होंने बिना किसी कैजुअलिटी के उस टास्क को पूरा किया और अपने कमांडिंग ऑफिसर को बोला सर ये दिल मांगे मोर, और ये दिल मांगे मोर हमें तो और चाहिए। पूरे विश्व के अंदर चर्चाएं होने लगी, ये इंडियन आर्मी किस तरह की बनी हुई है। 13,000 से 18,000 पहाड़ी, ऊंची पहाड़ियां, -20 डिग्री टेम्परेचर, जहां मौसम से भी लड़ना है जी, और ऊपर बैठे हुए दुश्मन से, और यहाँ ये इंडियन आर्मी लड़ती जा रही है, संघर्ष करती जा रही है, और फिर कहते जा रहे हैं दे दिल मांगे मोर। तो इन्होंने बहुत बड़ा एक मोटिवेशन, एक पूरे विश्व को ये दर्शा दिया कि भारतीय सेना के लिए ऊंचाई कोई मायने नहीं रखती है। अगर हमारी सरजमी को कोई तिरछी निगाहों से देखेगा
तो हम उसकी आंखों को छीन लेंगे और कदम धरने की कोशिश करी तो पैरों को काट देंगे। जी। हाल ही में अभी भी थोड़ा सा माहौल वैसा हो गया था, युद्ध जैसा। युद्ध तो नहीं था, तो मॉडर्न वॉर और तब की वॉर में क्या अंतर है? बिल्कुल, क्योंकि आज मॉडर्न वॉर है। मॉडर्न वॉर हमारा टेक्नोलॉजी आधारित है, तकनीकी के ऊपर आधारित है। आज हम हजारों मील दूर से बैठे हुए दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देखा कि हमने 22 मिनट में, मात्र 22 मिनट की कार्रवाई में पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। तो ये जो तकनीकी वॉरफेयर है, और आगे चलने के बाद यही वॉरफेयर होने वाला है। तो हमें तकनीकी जो अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसमें और ज़्यादा प्रशिक्षित अपने आप को करना होगा, और ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करना होगा, ताकि दुश्मन की हर जवाबी कार्रवाई का मुकाबला कर सकें। और हमने बड़ा अच्छा इस बार हमारे देश के इक्विपमेंट ने, देश के जवानों ने पाकिस्तान की हर टेक्नोलॉजी का, हर एक कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया। कितने 400 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए थे उसने। हर हमले, उसके ड्रोन्स को ज़मीन पर टच नहीं होने दिया, ऊपर आकाश में भी उनको तहस नहस कर दिया था। तो ये हमारी जो है जीत है, और ये हर भारतवासियों के लिए, गौरव करने का, गर्व करने का ये दिन होता है कि 1947 से लेकर के आज 2025 तक भारत की फौज ने जब जब युद्ध लड़ा है, तब तब उसने एक नए हिंदुस्तान का स्वर्णिम इतिहास लिखा है। और ये आज 2025 के अंदर ऑपरेशन विजय के माध्यम से भी नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, ऑपरेशन विजय के माध्यम से, ऑपरेशन जो हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, हर तरीके से हमारी फौज ने एक नया इतिहास लिखा है। और ये इतिहास हमारे युवाओं को एक जोश देता है, जुनून देता है और प्रेरणा देता है। जी, देश के ऐसे ही महान ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सफ़ेद सागर जैसे महान वीरों के लिए शायद माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद।